नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसमें ये जो साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के जो क्वेश्चन कंटेंट है, और ये आपका चाहे आपका टेक्नीशियन का क्वेश्चन हो या आरआरबी एनटीपीसी हो या एसआई हो, जो भी हो, आरपीएफ हो, ये सारा और ग्रुप डी हो, सारे क्वेश्चन जो है इसमें कंटेंट किए हुए हैं। और मैं इसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। मीन्स अपना ये बोल रहा है, यदि कोयला और पेट्रोल को हमें बचाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि कोयला पेट्रोल को बचाने के लिए हम लोग वैसे उस तरीके के ईंधन पे जाएंगे जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फायदा हो। जैसे कि हम लोग जा सकते हैं पवन ऊर्जा की तरफ, या हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ जा सकते हैं। सौर ऊर्जा की तरफ इस सब साइड जो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोयला और पेट्रोलियम का यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा किया जाना चाहिए। एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये एकदम सही है। यदि एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम यदि उपयोग कम करेंगे तो कोयला पेट्रोलियम कम यूज करना पड़ेगा। कारण है, जो हम लोगों के घर में जो बिजली का सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होता है, वह उसमें किस चीज़ का यूज होता है, कोयला का यूज होता है। तो इस वजह से यदि हम इस चीज़ों का, एयर कंडीशन का उपयोग यदि कम करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है ना। सौर कुकर का उपयोग यदि नहीं करेंगे तो हम लोग तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, चाहे हम लोग गैस यूज़ करेंगे या इंडक्शन यूज़ करेंगे। मानक तापदीप बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। देखिए सीएफएल बल्ब क्यों यूज करते हैं, जो कि कम बिजली खपत हो। तो यदि हम कम बिजली खपत वाला चीज यूज ही नहीं करेंगे तो इसलिए तो हमें तो ज्यादा यूज करना पड़ जाएगा। फिर डी क्या है, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। यदि हम सार्वजनिक परिवहन यूज करेंगे तो एक बस में जाते हैं, मान के सोचिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी यूज आएंगे, कम फ्यूल जो है, कम ईंधन लेंगे लगेगा, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उसमें ज़्यादा आदमी सफर करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला क्या है, डोवरनियर ने त्रिक का नियम दिया था, ये एकदम सही है। साइंटिस्ट है जिसका क्या नाम था, डोवरनियर। डोबरनियर, राइटिंग के लिए गलत, सॉरी, डोबरनियर, इन्होंने ही त्रियक का नियम दिया था, त्रियक का नियम दिया था। त्रियक का नियम देने का इनका मतलब ये था, जो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 7 होता है। सोडियम का क्या होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का 39। इनका ये कहना था, जो कि इस तीनों का जो औसत निकालेंगे बटा 3, ये कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये बोलना था, ये तीन जो जिसके समान गुण हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ग्रुप में आते हैं, इन सभी का समान गुण होता है। यदि तीनों के यदि मास को हम लोग जोड़ेंगे और इसके मतलब उसका एवरेज औसत निकालेंगे तो जो निकलेगा वह बीच वाले के बराबर होगा। उनका यह कहना था डोबरनियर ट्राइड का। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है दूसरा, डोबरनियर ने विभिन्न गुण वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिसमें प्रत्येक में 3 थे, ये गलत है ना। इनका ये कहना था, जिनका समान गुण हो, विभिन्न गुण नहीं, सेम गुण हो, उसको एक साथ लाया था। फिर और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल जो हम लोग जो पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, हिंदी में बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, ये जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो मोस्ले के द्वारा दिया गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो मोस्ले के द्वारा दिया गया था। और ये किस चीज पे बेसिस है, तो एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक मास पे है, एटॉमिक नंबर पे, सॉरी, एटॉमिक नंबर पे ये बेस्ड है, नंबर पर बेस्ड है। ये आपसे पूछ दिया जाएगा, जो कि अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो मोस्ले के द्वारा दिया गया था। और ये किस पे बेस्ड है, तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। फिर इससे पहले जो था, मेंडलीव जो है, इन्होंने इनका जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था किसके द्वारा, मेंडलीव, मेंडलीव, मेंडलीव
ये जो दिया था इन्होंने, इनका जो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो किस चीज पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास पे। ये तीनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। क्या है? केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन सी है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? देखिए पारिस्थितिकी का मतलब होता है, ये हो गया आपका इकोलॉजी पूछ रहा है, इकोलॉजी। इको का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। तो इसमें से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? तो वही जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो पारिस्थितिकी तंत्र का घटक होंगे। तो मेढक लिविंग है, मृदा ये नहीं होगा, पुष्प ये भी लिविंग है, कीट ये भी सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? उस साइंटिस्ट का नाम था टेंसले। उनका क्या नाम था? टेंसले साइंटिस्ट है, इन्होंने ही ये पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सजीव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें चाहे हम लोग पढ़ सकते हैं जंतु के बारे में, चाहे हम लोग पढ़ सकते हैं पौधा के बारे में, चाहे हम लोग छोटे छोटे जीव के बारे में पढ़ते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? इसमें से ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो रिएक्टिविटी का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, और उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, और फिर जिंक होगा, आयरन होगा। इस तरीके से इतना होता है। तो आप लोग स्टार्टिंग के ये 2-3 जो है, ये 4 कौन कौन से? पोटेशियम, ये कौन सा है? पोटेशियम है। पोटेशियम, ये कौन सा है? सोडियम, ये कैल्शियम, और ये कौन सा है? मैग्नीशियम है। तो ये तीनों को आप लोग 4 को सीक्वेंस ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए पोटेशियम तो है नहीं, सोडियम भी नहीं है, कैल्शियम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अश्वशक्ति में किसके बराबर है? इनमें से किसके बराबर है? मीन्स इनका ये बोलना है एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये आप लोग ये सोचे होंगे कभी जो कि ये हॉर्स पावर क्यों यूज किया जाता है? इनका ये मानना था जो इससे जो जितना इन पावर मिलता था और घोड़े के द्वारा जितना पावर बना गया था, तो वो दोनों बराबर होता है। इस वजह से उसको तुलनात्मक रूप में एक हॉर्स पावर यूज किया गया था। और एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर घोड़े की शक्ति। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? मेरुरज्जु क्या हो गया? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो स्पाइनल कोड कितने होते हैं नंबर में? 33 होते हैं। अब इसमें से देखिए स्पाइनल कोड कौन सा है? ये तो नहीं है, ये आपका क्या है? अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ये 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुलनात्मक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब इनका यह कहना है ए और बी के बीच में हमको रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेसिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए ये क्या होता है, ये दो रेसिस्टेंस है। मान के सोचिए आर है, दूसरा भी आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट यदि निकालेंगे तो आर प्लस आर, तो 2R हो जाएगा। उसी तरीके से ये यदि पैरेलल रहा, ये पैरेलल रहा, ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, ये क्या है? सीरीज में है, ये पैरेलल है। तो इसका निकालेंगे तो क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट, ये भी आर मान लेते हैं, ये भी आर, तो 1/r प्लस 1/r। तो ये क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट बराबर आर, 1 + 1 2/r। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो ये सीरीज में इस तरीके से निकालते हैं, पैरेलल में इस तरीके से। तो अपने लोगों को इसके बीच का पूछ रहा है। तो अब देखिए यदि हम लोग बनाए तो ये दोनों क्या हो गया? इधर से ये और ये एक लाइन में है, ये वाला और ये वाला दोनों एक लाइन में है। तो कहने का मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये देखिए इसको सीधा सिंपल करके बनाते हैं। ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम,
इसको अभी भूल जाइए। देखिए ये दोनों एक लाइन में था तो एक लाइन में बना दिया, ये इसके पैरेलल इसके समानांतर था तो समानांतर बनाए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से तीर मार देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 6 ओम, और ये क्या हो जाएगा 3 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/1/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 प्लस 1, 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6/3 बराबर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लिया आप लोगों ने। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए यदि आप लोग यदि चाहते हैं मेरे से फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना, केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना या बायो का टॉपिक पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। मतलब ये कहना है जो कि जब पौधा जो है, पौधे मतलब पौधा जो है ऑक्सीजन कब रिलीज करता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, उसका अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल के रूप में बनता है। तो जब यदि खाना बनाता है पौधा, पौधा जो खाना बनाता है तो CO2 प्लस H2O, ये क्या बनाता है, रुक जाइए यहाँ पे जगह कम है, इधर ही लिख लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखते हैं। देखिए तो यदि हम लोग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। देखिए अब ऐसा नहीं बोलिएगा हमको हिंदी लिखना नहीं आता, उसके लिए पहले ही माफी मांग ले रहे हैं। तो CO2 प्लस H2O, ये किसके प्रेजेंस में, सूर्य के प्रेजेंस में, और क्या बोलते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, हरित लवक, हरित लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बनाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। सॉरी 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 सॉरी, CO2 कहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बनेगा और पानी निकलेगा, पानी निकाल देगा। अब देखिए तो 6CO2 और 12H2O होता है, यदि बैलेंस रिएक्शन करते हैं तो अब यहाँ पे ग्लूकोज कितना हो गया, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और यहाँ पे ये क्या रहा, ऑक्सीजन आपका रहा। तो यहाँ पे क्या है अपना क्वेश्चन, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद मतलब जो कि एक्सक्रीटरी के रूप में, फालतू चीजों के रूप में क्या बनता है, के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। अल्टीमेटली पौधे का क्या मकसद था, अपने लिए खुद के लिए खाना बनाना मकसद था, लेकिन ये साइड से ये भी निकल जा रहा है, तो सभी इंसान के लिए, सभी जीवों के लिए फायदा करता है। ये ऑक्सीजन जो है फालतू रूप में कब बनता है, तो फोटोसिंथेसिस में होता है। अब देखिए रात के समय में नहीं, फोटोसिंथेसिस कब होता है, यहाँ पे सूरज की जरूरत है, तो दिन के समय में, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और एक चीज जान लेते हैं जो कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, Mg, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। अवतल लेंस पूछ रहा है, मींस कॉनकेव लेंस, ये रहा रखा गया। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों के निरूपित करता है। अब ये पूछ रहा है मुख्य फोकस पर रखा गया है, ये देखिए, ये मान के सोचिए ये आपका फोकस रहा, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया। अब ये पूछ रहा है इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा, ये पूछ रहा है। यहां से एक लाइट जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये सेंटर से पास हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसे पीछे करेंगे तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये इमेज रहा और ये ऑब्जेक्ट रहा। तो इमेज ये क्या बन रहा है, ये आभासी इमेज बनाता है। ये किस टाइप का इमेज बना रहा है, ये आभासी इमेज बनाता है। और यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल। अवतल लेंस हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, तो वह आपका आभासी इमेज बनाता है, उसके बाद छोटा बनाता है। देख रहे हैं ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटा रहा, क्या हो जाएगा आभासी और छोटा। देखिए आभासी, आभासी अत्यधिक छोटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस,
ये इसका है। उत्तल लेंस जो होता है ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, प्रतिबिंब, तो ये हमेशा जो है आपका वास्तविक, यह जो है आपका वास्तविक इमेज बनाता है। ये वास्तविक तथा आभासी दोनों बनाता है, आभासी। और दूसरा बात और क्या है, और यह जो है हमेशा इमेज बड़ा बनाता है। हो सकता है अभी यहाँ पे आपको अवतल पूछ दिया, आपसे उत्तल पूछ दिया जाता है, तो अवतल के बारे में ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आभासी और छोटा इमेज बनाता है, और उत्तल लेंस जो होता है ये हमेशा वास्तविक या आभासी दोनों बनाता है, और लेकिन हमेशा बड़ा बनाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से गलत पूछ रहा है कौन सा है। आजकल स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को ये बताया गया सेक्स के बारे में ज्ञान क्या होता है, HIV कैसे फैलता है, और प्रेगनेंसी कैसे होता है, गर्भावस्था कैसे ठहरता है। जैसे होता है ना, आजकल के छोटे बच्चे ये जानते हैं किस करने से, कुछ बच्चों को नहीं जानते किस करने से क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट होते हैं। इन सब चीज़ों को बताने के लिए, जो कि भेदभाव ना हो, गलत चीज़ ना समझे, इसलिए जो है बताया गया है। इसमें से गलत पूछ रहा है, आपके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसका आज के समय में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ज्ञान की बात, मतलब नॉलेज बेस, जनरल नॉलेज की बातें हैं इसमें। ये अब देखते होंगे स्कूल में, क्या आप लोग भी रहे होंगे स्कूल में, तो बच्चा एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही देखते हैं जो कि टाइम के साथ जो ग्रो करता है, तो भाई एक दूसरे का मूछे निकल गए हैं, मतलब चेस्ट ब्रॉड होता है, और जो भी उल्टी सीधी बातें जो है एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, लड़कियां लड़कियों का एक दूसरे का। तो इसलिए जो ऐसा मजाक ना उड़ाए, एक दूसरे का मस्ती ना करे, तो इसलिए करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे ही लड़का हो या लड़की हो एडल्ट होते हैं, मतलब किशोरावस्था में जाते हैं, तो क्या क्या बदलाव होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसमें जो है इसका आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूँ, कारण है इसमें बस एक में तीर दिया हुआ है, और सब में तीर क्या दिया हुआ इसका नहीं पता चल रहा है, इसलिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा हेक्सेन का संभावित समावय नहीं है। समावय का मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो जैसे हेक्सेन जो होता है HEXANE, हेक्सेन 6 कार्बन का होता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इससे क्या क्या पॉसिबल बन सकता है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे दे देते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे, या यहाँ पे मान के सोचिए यहाँ भी देंगे, दोनों तो समान हो गया, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो दूसरा क्या हो सकता है आपका, यहाँ आ सकता है। देखिए 3 बनाए हैं, 2 3, चौथा क्या बनेगा, यदि हम लोग 4 का कार्बन का ले लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें से क्या बनेगा, यहाँ पे दे सकते हैं। और पांचवा क्या बनेगा आपको, 1 2 3 4, तो ये आपका यहाँ ना, एक मिनट, यहाँ आपका कार्बन बनेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन है, ये क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन है। अब यहाँ से हम लोग एरो कर देते हैं, ये क्या रहा, हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन रहा। फिर दूसरा क्या रहा, 2 इथाइल पेंटेन, ये इथाइल नहीं ना है। देखिए मिथाइल का मतलब क्या हुआ, CH3 है, पेंटेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, ये सही है। समन्वय नहीं पूछ रहा है, 2 इथाइल पेंटेन, तो इथाइल इसमें देखिए 5 1 2 3 4 5 सब में है, इस दोनों में 5 है, तो इसमें भी मिथाइल लगा, इसमें भी मिथाइल लगा, इसलिए ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, तो पेंट 1 2 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, देखिए 2 2 1 2 3 4, 2 2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है, ब्यूटेन। इसका आंसर ये भी सही है, ये आपका ये हो गया 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये आपका इसका आंसर क्या है, ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं, आगे भी पढ़ना है ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। संयोजी यौगिक समानता इनमें से कौन सा नहीं करते हैं, यह कौन सा हो जाएगा, या ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं।
ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है, डायबोरेन के त्रिक का उपलब्धि क्या थी, सॉरी डोबर्नियर ट्राइड, डोबर्नियर जो है, डोबर्नियर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। डोबर्नियर ट्राइड जो दिया था, डोबर्नियर का कहना था लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनका यह कहना था यदि तीनों का गुण समान है, यदि इस तीनों का एटॉमिक नंबर को जोड़ के मान के सोचिए 1 2 3 आया मास, 1 + 2 + 3 बटा 3 ये 2 आया, ये दोनों जो इसका जो एवरेज आएगा, औसत आएगा, ये बीच वाले के बराबर आएगा। इनकी उपलब्धि पूछ रहा है, इनकी उपलब्धि क्या थी, अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला अभ्यास, ये गलत है, इससे पहले भी तो बहुत सारे आए थे, मेंडलेव आए, सॉरी न्यूलैंड का ऑक्टेव वगैरह सब आया था। क्या है, तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ये सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बराबर है। मतलब ये हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहने का मतलब है जैसे सिक्का वगैरह पानी में डालते हैं, वो हमें ऊपर दिखता है थोड़ा, ये किस सब चीजों की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू का फॉर्मूला होता है C/V और साइन आई बटा साइन आर होता है। म्यू का फॉर्मूला हमसे पूछता है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। तो अपने से म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, म्यू का जो पूछ रहा है, तो म्यू क्या होगा, तो साइन आई, तो साइन 45 बटा साइन 30, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2, और साइन 30 का कितना होता है, 1/2, ये क्या होगा 1/√2 इंटू 2/1, तो ये क्या होगा 2/√2। देखिए 2/√2 किस में है, नहीं है, ये 2/√2। अब ये ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा करते हैं √2 से, अब इसको जो है 2/√2 को √2 से गुना कर देते हैं, √2 से गुना करते हैं, तो 2√2 बटा √2 इंटू √2 गुना √2 करते हैं, तो यह 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा √2। देखिए ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए एक पदार्थ के एक तार की लंबाई L है, मान के सोचिए एक तार ये रहा, इसकी लंबाई कितनी है L है, और प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध कितना है R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई, उसी तरीके का सेम तार है, एक तार लिया इतना, फिर उसी एक लंबा सा तार का कॉइल था, मान के सोचिए इसमें से एक छोटा सा इतना बड़ा तार काट लिया, उसका लंबाई L है और उसका प्रतिरोध R है, फिर से और लंबाई तार काटते हैं, इसका लंबाई 3L है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 3 गुना लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, आर हमसे पूछ रहा है, और इसका एरिया क्या बोल रहा है, 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब इसका जो एरिया है ए मान रहे, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 3A दिया, सॉरी 2A दिया हुआ है, इसका एरिया क्या दिया हुआ है 2A दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है इसका आर का मान क्या होगा। फिर से आप लोग क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, एक तार है जिसकी लंबाई L है, उसकी प्रतिरोध R है और उसकी एरिया A दिया हुआ है। फिर दूसरा उसी वही तार है, वही नेचर का तार है जिसकी लंबाई 3 गुना है, 3L है, और उसकी जो क्षेत्रफल है देख रहे हैं एरिया वह 2 गुना है, तो इसमें R का वैल्यू, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस जो निकालते हैं ρL/A होता है, ये तो सेम होगा, काहे तो दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। तो अब क्या हो जाएगा R बराबर L/A। अब यदि हम लोग R फिर R2 निकालते हैं, L/L1, देखो R1 L1/A1, L2/A2। अब यदि हम लोग भागा दे देते हैं एक में 2 से, तो R1/R2 बराबर L1/A1, A1,
अब यदि फिर इसको नीचे करेंगे तो A2 ऊपर चला जाएगा और L2 नीचे आ जाएगा। अब अपने से पूछ रहा है R2, तो R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ R2 निकालना है, L1 कितना है L, A1 कितना है A है, A2 कितना है 2A और आपका L2 कितना है 3L है। ये और L कट जाएगा, ये A कट जाएगा, R/R2 बराबर 2/3, R2 बराबर ये इधर चला जाएगा तो 3/2R हो जाएगा। ये देखिए 3/2R किस में, ऑप्शन बी में है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, सही है, ये बताना है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये एकदम सही है, लेंस के बारे में पूछ रहा है। फिर दूसरा क्या है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस फोकस की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुना दूरी पर बनता है, ये गलत है। फिर तीसरा क्या, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस, देखिए ये लेंस रहा, ये पहला फोकस रहा F1, ये F2 रहा, उसी तरीके से C1 सेंटर 1 और ये C2 रहा, अनंत पर स्थिर है, ये भी सही है आपका। फिर डी क्या है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर आता है, ये भी गलत है। हमको 2 गुना या 3 गुना कितना, उस पर हमें डिपेंड ही नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखिए लेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र देखते हैं, वह होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यदि पावर बनाते हैं पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही वाला चूज करना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र से सर्वाधिक प्रबल होती है, जैसे ये रहा, कोई चुंबक रहा, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है, ये देख लीजिए, नॉर्थ से ये लोग जैसे नॉर्थ वाले जो है ना, मैक्सिमम ये लोग कहाँ जाते हैं, साउथ में ही काम वगैरह करने जाते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं ये लोग साउथ में घुसते हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है सही कथन बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र से सर्वाधिक प्रबल होती है, ये गलत है। यहां जो पूछ रहा है केंद्र पे पूछ रहा है, ज्यादा होता है, ये गलत है, केंद्र से सर्वाधिक प्रबल होती है क्षेत्र की प्रबलता, इसका ये कहना है यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्षेत्रीय प्रबलता तो ये ज्यादा होगा, नहीं यहां पे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर दूसरा है कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये एकदम सही है, यदि इसमें से कितना भी रेखा निकल जाए ये कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, तो ये सही है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत एक निर्मित करती है, मीन्स क्लोज्ड कंटिन्यूअस, देख रहे हैं क्लोज बना रहा है, यहां से निकला, ये क्या होता है, इस तरीके से होता है, नॉर्थ से निकला साउथ में घुसता है, इस तरीके से एक क्लोज्ड रिंग बनाता है, ये भी सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर है, वह कितना होगा। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके दूरस्थ वस्तु, एक फोकस, एक लेंस लिया हुआ है, मान के सोचिए ये फोकस रहा, ये सेंटर रहा, मान के सोचिए ऑब्जेक्ट जो है कोई वस्तु अनंत पे है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मानते हैं अनंत से, यहाँ से रे रोशनी आ रहा होगा, ये कहाँ पे इमेज बनाएगा, ये इस तरीके से मुड़ेगा, ये भी मुड़ेगा, ये फोकस रहा, ये सेंटर रहा, तो बोल रहा दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोकस पे बन रहा है, ये रहा आपका लेंस और पर्दा, इसके बीच की दूरी कितना है, एफ के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे फिर से उसे सही कर दूंगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको क्या दे, नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है, कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है, इसमें से गलत कौन सा है, ये तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, बताइए कौन सा होगा। अचल रहते हैं, ये तो सही है, प्राणी, भोजन साथी, और ये तो आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन था।
फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयिता हुआ कहा जाता है। तो ये अपचयिता कहा जाता है। यदि कोई भी रिएक्शन हो जिसमें से ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे अपचयिता बोलते हैं, मीन्स ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फिर दूसरा कह यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहता है। ये भी देखिए, ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, रिडक्शन बोल रहा है। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का त्यागना ये अपचयित कहलाता, या हाइड्रोजन का ग्रहण करना। देखिए दो चीज होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं अपचयित, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन प्राप्त करना, ऑक्सीजन प्राप्त करना। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन प्राप्त करना, या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोड़ना, त्याग करना, त्याग करना। यदि उसका इसी का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयित, नहीं हिंदी में जो भी बोलते हो पता नहीं। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका आंसर दोनों सही है, तो दोनों कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस चीज में करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज किस में करते हैं, चाहे पानी में कीड़ा वगैरह मारने के लिए यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनाते हैं बोलिए। देखिए इसमें से प्रोडक्ट में CaOCl2 किस में है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम मतलब चूना। इसको जब क्लोरीनेशन करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। इसमें से बीजाणु का उपयोग कौन करता है, वह कौन करता है, उसका नाम है फर्न है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। एसी जनरेटर जो होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। एसी जनरेटर जो होता है ये किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको मिलाना है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा।